बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू इजी मेडिकल बाय डॉक्टर लारे। आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल ताकि आगे आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सकें। आज का हमारा टॉपिक है क्लब फुट, जो कि एक फुट डिफ़ॉर्मिटी है, बच्चों के अंदर मौजूद होती है। इसको हम टेलेपस इक्विनोवेरस भी कहते हैं। आज हम स्टडी करेंगे कि क्लब फुट क्या होता है, ये क्या डिफ़ॉर्मिटी है, इसकी एपिडेमियोलॉजी, इटियोलॉजी, रिस्क फैक्टर्स जिनकी वजह से क्लब फुट हो सकता है, इसकी बेसिक क्लासिफिकेशन एंड मैनेजमेंट। सो क्लब फुट, अगर हम एक आम लैंग्वेज में बात करें तो क्लब फुट एक ऐसी कंडीशन होती है कि जब बच्चे की बर्थ होती है तो उसके पाँव जो है वो अंदर की तरफ मुड़े होते हैं। अब बेसिकली ये कॉमन डिफ़ॉर्मिटी है जो कि एंकल, सबटेलॉइड एंड मिड टार्सल जॉइंट्स के लेवल पर होती है। सबटेलॉइड जॉइंट कौन सा जॉइंट होता है? ये वो जॉइंट होता है जो हमारे फुट की बोन टेलस एंड कैल्केनियम के दरमियान बनता है। आए हम इसको इमेज में बेहतर तरीके से स्टडी करते हैं। इस डायग्राम में आपको टेलस एंड कैल्केनियस बोन विजिबल होगी। इन दोनों बोन्स के दरमियान जो जॉइंट बनता है इसको हम सबटेलॉइड जॉइंट बोलते हैं। ये वो जॉइंट होता है जो बेसिक एंकल की इनवर्जन एंड ईवर्जन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट आ जाते हैं मिड टार्सल जॉइंट। ये वो जॉइंट होता है जो हाइंड फुट को मिड फुट के साथ कनेक्ट करता है। सो बेसिकली ये डिफ़ॉर्मिटी एंकल, सबटेलॉइड एंड मिड टार्सल जॉइंट्स के लेवल पर आती है। इसमें बेसिकली क्या होता है, जो चाइल्ड है उसके जो फुट हैं वो इनवर्ड अंदर की तरफ मुड़े होते हैं और नीचे की तरफ होते हैं, जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं। अगर हम उसके लेग के मसल्स की बात करें जिसमें काफ मसल्स एंड पिरोनियल मसल्स आ जाते हैं, ये दोनों मसल्स अंडर डेवलप्ड होते हैं। इसके अलावा जो इफ़ेक्टेड लेग होती है चाइल्ड की वो स्मॉलर होती है एज़ कम्पेयर टू दी नॉर्मल लेग। एंड जो एक्लिस टेंडन होता है जो फुट के लोअर साइड पर मौजूद होता है, ये वो टेंडन होता है जो काफ मसल्स को कनेक्ट करता है फुट के साथ। ये भी शॉर्ट हो जाता है और इसके शॉर्ट होने की वजह से ही फुट जो है वो अंदर की तरफ मुड़ जाता है। ये कंडीशन यूनिलैटरल भी हो सकती है और बायलैटरल भी हो सकती है, यानी एक फुट भी इफ़ेक्टेड हो सकता है और दोनों फुट्स भी इफ़ेक्टेड हो सकते हैं। अब हम स्टडी करते हैं कि बेसिक डिफ़ॉर्मिटीज़ कौन सी प्रेजेंट होती हैं क्लब फुट में। तो इसमें 4 क्लिनिकल कंपोनेंट हैं जिसको हम वर्ड केफ से याद कर सकते हैं, CAVE। आप साथ में मौजूद इमेज को गौर से देखते जाएं जिससे आपको आइडिया होगा कि हर लेवल पर कौन सी डिफ़ॉर्मिटी प्रेजेंट है। सबसे पहले C मींस कैवस। कैवस मींस इंक्रीज मीडियल आर्च। हमें पता है 3 बेसिक आर्चेस होती हैं, मीडियल, लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स। इसमें मीडियल आर्च जो होती है वो इंक्रीज्ड होती है। ए मींस एडक्शन एट द लेवल ऑफ 4 फुट, यानी 4 फुट के लेवल पर जो फुट है वो अंदर की तरफ टर्न्ड होता है। वेरस एट द हाइंड फुट, यानी एडक्शन के साथ साथ इनवर्ड फुट जो है वो रोटेटेड होता है। ई मीन्स टू से इक्वीनस एट द एंकल लेवल, वहाँ पर क्या होती है, प्लांटर फ्लेक्स्ड होता है फुट। जो इमेज आप 4th इमेज में देख सकते हैं कि फुट जो है वो बिल्कुल नीचे की तरफ प्लांटर फ्लेक्स्ड है। इन डिफ़ॉर्मिटीज़ के साथ साथ जो सॉफ्ट टिश्यूज़ हैं मीडियल साइड ऑफ द फुट पे चाइल्ड के, वो भी अंडर डेवलप्ड हैं और जो उसके लेग के काफ मसल्स एंड पिरोनियल मसल्स हैं वो भी अंडर डेवलप्ड हैं। अब काफ मसल्स क्या होते हैं? ये वो मसल का बल्क होता है जो कि आपके लोअर लेग पे प्रेजेंट होता है और ये वो मसल्स होते हैं जो स्टैंडिंग, वॉकिंग एंड फुट मूवमेंट्स को सपोर्ट करते हैं। अगर ये अंडर डेवलप्ड होंगे तो चाइल्ड की वॉकिंग, स्टैंडिंग जैसी मूवमेंट्स जो हैं वो कॉम्प्रोमाइज़ होंगी। सेकंड आ जाते हैं पिरोनियल मसल्स। पिरोनियल मसल्स आर द मेन एंकल स्टेबलाइजर्स। सो अगर पिरोनियल मसल्स वीक होंगे तो एंकल पे इंस्टेबिलिटी आ सकती है, एंकल स्प्रेन के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। नाउ लेट अस स्टडी द एपिडेमियोलॉजी ऑफ क्लब फुट। हर
1000 में से 1 to 2 बर्ड्स में चांसेस होते हैं क्लब फुट होने के। इसके अलावा 2% इसका इंसिडेंस है इन फर्स्ट डिग्री रिलेशंस। फर्स्ट डिग्री रिलेशंस कौन से होते हैं, जैसे कि पेरेंट्स, सिबलिंग्स या चिल्ड्रंस। 0.6% इंसिडेंस इन द सेकेंड डिग्री रिलेशन। सेकेंड डिग्री रिलेशंस कौन से होते हैं, जैसे ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रैंड चिल्ड्रंस, अंकल, आंट, नेफ्यू एंड नीस। इसके अलावा मोर देन 50% केसेस आर बायलेटरल, यानी कि ज़्यादातर इसके चांसेस हैं कि ये दोनों फुट को इफ़ेक्ट करे। अगर यूनिलैटरल कंडीशन है तो फिर राइट फुट के ज़्यादा चांसेस हैं एज़ कम्पेयर टू दी लेफ़्ट फुट। इसके अलावा ये कंडीशन जो है वो मेल्स के अंदर ज़्यादा कॉमन है एज़ कम्पेयर टू फीमेल्स। Now let us discuss the etiology of clubfoot. So approximately 80% of the cases are idiopathic. आइडियोपैथिक का क्या मतलब है कि उसकी अंडरलाइन कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं है। इसके अलावा कुछ इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स हो सकते हैं जो कि क्लब फुट कॉज करें। सबसे पहले हम इंट्रिंसिक फैक्टर्स को डिस्कस करते हैं। सो ये वो इंटरनल फैक्टर्स होते हैं जो कोई कॉन्जेनिटल एबनॉर्मलिटी कॉज करते हैं, जिनमें सबसे पहले हमारे पास आ जाता है क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़, जैसे कि जेनेटिक म्यूटेशंस। इसमें एक एग्जांपल है ट्राइसोमी 18। ये वो कंडीशन होती है जिसमें चाइल्ड में 3 कॉपीज़ ऑफ क्रोमोसोम 18 प्रेजेंट होती हैं, जिसकी वजह से चाइल्ड में मल्टीपल बर्थ डिफेक्ट्स हो सकते हैं, लाइक लो बर्थ वेट, एबनॉर्मल शेप हेड, ओवरलैपिंग फिंगर्स एंड साथ में क्लब फुट भी प्रेजेंट हो सकता है। नेक्स्ट आ जाता है कनेक्टिव टिश्यू डिफेक्ट्स। इसमें एक कंडीशन है जिसको हम कहते हैं आर्थ्रोगाइपोसिस, जिसकी इमेज आप देख सकते हैं। ये वो कंडीशन होती है जिसमें मल्टीपल जॉइंट कॉन्ट्रैक्चर्स बन जाते हैं, परमानेंट स्टिफनेस हो जाती है और साथ में क्लब फुट भी प्रेजेंट हो सकता है। नेक्स्ट हमारे पास कोई न्यूरोलॉजिक फैक्टर भी हो सकता है, लाइक स्पाइना बाइफिडा, जो कि इमेज ऊपर वाली इमेज में आप देख सकते हैं। ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें चाइल्ड की वर्टिब्रल कॉलम प्रॉपर तरीके से फ्यूज़ नहीं होती और स्पाइनल कॉर्ड उसमें से बाहर आ जाती है। इसके अलावा कोई मस्कुलर रीज़न भी हो सकते हैं, मस्कुलर डिफेक्ट्स भी हो सकते हैं, मस्कुलर वीकनेसेस भी हो सकती हैं जिसकी वजह से क्लब फुट हो जाए, एंड स्केलेटल डिस्प्लेजिया, यानी कोई ऐसी कंडीशंस जो कि बोन एंड कार्टिलेज की ग्रोथ को इफ़ेक्ट करे, वो भी क्लब फुट कॉज कर सकती हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स। ये एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं जो कि डेवलप करते हैं किसी किस्म की कोई कॉन्जेनिटल एबनॉर्मलिटी। इसमें सबसे पहले आ जाता है टेट्रोजेनिक एजेंट्स। ये वो एजेंट्स होते हैं जो कि चाइल्ड डिफेक्ट्स कॉज करते हैं या कोई एबनॉर्मलिटीज़ कॉज करते हैं इन अ डेवलपिंग फीटस। इसमें एग्जांपल आ जाती है सोडियम एमिनोप्टेरिन। नेक्स्ट हमारे पास कंडीशन है ओलिगोहाइड्रैमनियोस। ये वो कंडीशन होती है जिसमें एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो कम हो जाता है, इनफ नहीं होता, फीटस मूवमेंट्स प्रॉपर नहीं होती और उसकी वजह से क्लब फुट हो सकता है। नेक्स्ट इज़ कॉन्जेनिटल कॉन्स्ट्रिक्शन रिंग। इसको हम एमनियोटिक बैंड सिंड्रोम भी बोलते हैं। ये एक रेयर डिसऑर्डर है जिसमें इंट्रायूटेरियन बैंड्स और रिंग्स बन जाती हैं एट द डिस्टल एक्सट्रीमिटीज़ लाइक फिंगर्स एंड टोज, जो कि आप इमेज में देख सकते हैं। और ये वो रीजंस हो सकते हैं जिनकी वजह से क्लब फुट हो सकता है। नाउ लेट अस डिस्कस दैट व्हाट आर द रिस्क फैक्टर्स दैट लीड्स टू क्लब फुट। इसमें हमारे पास फैमिली हिस्ट्री है, स्मोकिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, गेटिंग इन्फेक्शन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड नॉट इनफ एमनियोटिक फ्लूइड, जो कि अभी हमने डिस्कस किया, जिस कंडीशन को हम ओलिगोहाइड्रैमनियोस भी कहते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ द क्लब फुट विच आर बेस्ड ऑन द एटियोलॉजी। सबसे पहले आ जाता है पोजीशनल क्लब फुट। ये वो क्लब फुट होता है जो कि एबनॉर्मल पोजीशन ऑफ फीटस अगर हो जाए इन द वोम, उसकी वजह से होता है। इसको हम करेक्ट कर सकते हैं थ्रू जेंटल मैनिपुलेशन, एक्सरसाइजेज एंड स्ट्रेचेस के थ्रू हम इसको करेक्ट कर सकते हैं। और अगर हम जितना जल्दी इंटरवेंशन करेंगे, जितनी जल्दी इसकी मैनेजमेंट एंड ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे, तो पोजीशनल क्लब फुट को कम्प्लीटली रिवर्स भी किया जा सकता है। नेक्स्ट इज़ कॉन्जेनिटल क्लब फुट। ये सबसे कॉमन क्लब फुट होता है, यानी कि बाय बर्थ ही चाइल्ड जब पैदा होता है तो वो क्लब फुट के साथ ही होता है। इसमें 2 बेसिक कैटेगरीज़ हैं, आइसोलेटेड एंड नॉन आइसोलेटेड। आइसोलेटेड वो होता है जो कि सिर्फ क्लब फुट प्रेजेंट होता है और उसके साथ कोई अंडरलाइंग अदर मेडिकल कंडीशन प्रेजेंट नहीं होती। एंड नॉन आइसोलेटेड मीन्स टू से
कि क्लब फुट प्रेजेंट है लेकिन साथ में कोई और मेडिकल कंडीशन भी प्रेजेंट है लाइक स्पाइना बाइफिडा। इस तरह के क्लब फुट को हम कास्टिंग एंड ब्रेसिंग के थ्रू मैनेज कर सकते हैं। एंड थर्ड क्लासिफिकेशन इज सिंड्रोमिक क्लब फुट, जो कि किसी सिंड्रोम, किसी जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से होता है, जिसमें हमारे पास ट्राइसोमी 18 एक एग्जाम्पल है, जिसको अभी हमने पहले लेक्चर में डिस्कस भी किया कि इसमें 3 कॉपीज़ ऑफ क्रोमोसोम 18 जो है वो चाइल्ड के अंदर प्रेजेंट होती हैं, जिसकी वजह से उसका जो लो बर्थ वेट होता है, साथ में क्लब फुट भी हो सकता है और बॉडी के दूसरे सिस्टम्स भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं कि हम क्लब फुट को किस तरह से मैनेज कर सकते हैं। अगर हम चाइल्ड की अर्ली इंटरवेंशन स्टार्ट कर दें तो हम इस कंडीशन को कम्प्लीटली रिकवर भी कर सकते हैं और चाइल्ड अपनी नॉर्मल वॉकिंग, स्टैंडिंग, जितनी भी फुट रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं उनको नॉर्मल तरीके से कर सकता है। क्लब फुट को मैनेज करने के लिए डिफरेंट मैनेजमेंट क्राइटेरियाज़ को फॉलो किया जाता है, जिसको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं, जिनमें सबसे पहले हमारे पास स्ट्रेचिंग एंड कास्टिंग, जिसे हम पॉन्सेटी मेथड कहते हैं, वो यूज़ किया जाता है। पॉन्सेटी मेथड एक सेफ़ और इफ़ेक्टिव तरीका है क्लब फुट को ट्रीट करने के लिए। इसमें बेसिकली क्या होता है, इसके कुछ स्टेप्स होते हैं जिसको मैं इजी करके एक्सप्लेन करती हूँ। सबसे पहले इसमें एकलस टेनोटमी होती है। ये माइनर इंसिजन दिया जाता है एकलस टेंडन पे, ताकि फुट जो है वो अपनी करेक्ट पोजीशन में आ सके। फुट जब अपनी करेक्ट पोजीशन में आ जाता है, उस पर कास्ट अप्लाई कर देते हैं फॉर 3 to 4 वीक्स, और चाइल्ड जो है वो 3 to 4 वीक्स तक उस कास्ट को पहन कर रखता है। उसके बाद 4 वीक्स के बाद कास्ट को रिमूव करके चाइल्ड को नेक्स्ट 2 से 3 मंथ्स के लिए ब्रेस पहना दी जाती है, ताकि इस दौरान उसके फुट की अलाइनमेंट जो है वो नॉर्मल हो जाए और उसके जो अंडर डेवलप मसल्स हैं वो प्रॉपर तरीके से डेवलप। देन आफ्टर 2 to 3 मंथ्स जो है वो चाइल्ड को स्पेशल बूट्स पहना दिए जाते हैं, ताकि उसका फुट जो अब नॉर्मल अलाइनमेंट पे आ चुका है वो दोबारा से एबनॉर्मलिटी की तरफ मूव ना करे। एंड फॉर द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स चाइल्ड इन बूट्स को पहन के रखता है, इवन कि जब वो सो रहा होता है तब भी कुछ घंटे के लिए उसको ये बूट्स पहनाए जाते हैं। नेक्स्ट मैनेजमेंट क्राइटेरिया है स्ट्रेचिंग एंड टेपिंग, जिसको हम फ्रेंच मेथड भी बोलते हैं। इस अप्रोच को फंक्शनल मेथड भी बोला जाता है। वो इसलिए क्योंकि जैसे पॉन्सेटी मेथड में हमने देखा कि फुट पे कास्टिंग कर दी जाती है और जो चाइल्ड होता है वो अपना फुट मूव नहीं कर पाता, लेकिन इसको फंक्शनल मेथड इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें फुट जो है वो चाइल्ड का डेली मूव करवाया जाता है, फुट की स्ट्रेचिंग करवाई जाती है और उसके बाद दोबारा से उसको एडिसिव स्टेप के थ्रू स्टेबलाइज कर दिया जाता है। फ्रेंच मेथड में कंटिन्यूसली 2 मंथ्स तक यही प्रोसीजर फॉलो किया जाता है। चाइल्ड को डेली बेसिस पे एक्सरसाइजेस करवाई जाती हैं, फुट की स्ट्रेचिंग करवाई जाती है और उसके बाद दोबारा से एडिसिव स्टेप के थ्रू नॉर्मल अलाइनमेंट में उसको स्टेबलाइज कर दिया जाता है। 2 मंथ्स के बाद ट्रीटमेंट को कट डाउन किया जाता है और वीक में सिर्फ 3 टाइम इस प्रोसीजर को रिपीट किया जाता है और तब तक किया जाता है जब तक कि चाइल्ड 6 मंथ ओल्ड नहीं हो जाता। एक बार जब चाइल्ड की अलाइनमेंट करेक्ट हो जाती है, उसके बाद रेगुलर बेसिस पे कुछ अरसे तक उसको मॉनिटर करते हैं। स्पेशली उनके पेरेंट्स को एजुकेट किया जाता है कि आपने चाइल्ड को हर वक्त सुपरविजन में रखना है, वो किस तरह से वॉक कर रहा है, वो किस तरह से रनिंग कर रहा है। एंड देन नाइट स्प्रिंट्स भी यूज़ किए जा सकते हैं कि जब चाइल्ड सो रहा है तो इस ड्यूरेशन में भी उसकी जो फुट हैं वो नॉर्मल अलाइनमेंट में रहे। ये मेथड जो होता है ये थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेता है एज़ कम्पेयर टू दी Ponseti method. And third approach is tendon repositioning surgery. In cases where club foot is severe, तो सर्जरी रिकमेंड की जाती है। एक ऑर्थोपेडिक सर्जन टेंडन की इंसिजन के थ्रू उसको लेंथन करता है एंड फुट को अपनी नॉर्मल अलाइनमेंट में लेकर आता है। एक बार फुट जब अपनी नॉर्मल अलाइनमेंट में आता है, उसके बाद चाइल्ड की 2 मंथ्स के लिए कास्टिंग कर दी जाती है एंड देन 1 ईयर के लिए ब्रेस रिकमेंड किया जाता है, ताकि इस दौरान फुट अपनी नॉर्मल अलाइनमेंट में भी आ जाए प्रॉपरली और उसके टेंडन की हीलिंग भी हो जाए।
कुछ केसेस में इवन ट्रीटमेंट के बाद भी क्लब फुट जो है वो टोटली रिकवर नहीं होता, टोटली करेक्ट नहीं होता, बट चाइल्ड इस काबिल हो जाता है कि वो अपनी एक्टिविटीज़ जो है स्पेशली वॉकिंग, स्टैंडिंग और फुट रिलेटेड एक्टिविटीज़ उनको करने के काबिल हो जाता है। एंड जो सर्जरी है वो 9 to 12 मंथ्स ऑफ एज में की जाती है, इससे छोटे चाइल्ड की सर्जरी नहीं की जा सकती। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो प्रेजेंटेशन। होप आपको समझ आया होगा कि क्लब फुट किसे कहते हैं। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इजी मेडिकल। अल्लाह हाफिज़।